भाई डोंट वॉच दिस वीडियो जब तक आपको ये चीज समझ नहीं आती कि वन शॉट का काम क्या होता है। हम वन शॉट पढ़ लेते हैं क्योंकि जल्दी से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन अगर आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो ये वन शॉट आपके लिए बेकार है। तो यहीं पे कर दो वीडियो को बंद और जाके फुल लेंथ वीडियो देखो। यहाँ पे आई बटन पे सारे के सारे वीडियो तुमको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए, कल पेपर है मेरा सर, कुछ नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज का वन शॉट आज हम करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है ऋतिक राज, मैं ऐसे ही क्लास 11 12 की वीडियोस लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करके जाना ताकि ये वीडियोस आपको मिलते रहें। सीक्वेंसेस सीरीज में क्लास 11th में क्या क्या आपको पढ़ना है, हमको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो सीक्वेंस होता है और सीरीज होता है। सीक्वेंस सीरीज में छोटा सा डिफरेंस होता है, विल गेट टू दैट। फिर इसमें आते हैं वर्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन अपने पास दो टाइप के, दो होते हैं, ज्यादा ज्यादा है, एचपी भी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लेकिन अपने को सिर्फ दो पढ़ने हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये इन्होंने एपी क्यों लिखा पता नहीं, ये तो जीपी था। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमें बहुत ही सिमिलर सी बातें करनी है। पहली बात ये है कि उसका nth टर्म कैसे निकलेगा। दूसरी बात ये उसके सम ऑफ n टर्म्स का क्या भाई सम एक्चुअली आता है। उसके बाद इनफिनाइट जीपी, उनकी कुछ एप्लीकेशन, एपी की भी एप्लीकेशन, जीपी की एप्लीकेशन, हर एक चीज अपन को करनी है। तो कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। तो सीक्वेंस सीरीज शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। देखो सीक्वेंसेस को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक टीवी मैन्युफैक्चरर है, वो साल में 1200 टीवीज को प्रोड्यूस करता है। और हर साल जैसे भाई उसने 1200 टीवी प्रोड्यूस करी अपने पहले साल के प्रोडक्शन में। उसने अभी बिजनेस शुरू किया है, उसने 1200 टीवी प्रोड्यूस करना शुरू किया। और 1200 टीवी प्रोड्यूस करके वो हर साल उसने बोला कि मैं अपना 2-2 से टारगेट बढ़ाऊंगा, 200 एवरी ईयर मैं इंक्रीज करूंगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन द फिफ्थ ईयर। पांचवें साल कितनी टीवी सेट प्रोड्यूस हुई। अब तुम सोचो, आज 1200 है, अगले साल 1400, फिर 1600, फिर 1800, फिर 2000। कि भाई अगर हर साल से 200 से इंक्रीज कर रहा अपनी कैपेसिटी को, तो एक पैटर्न आपको दिखेगा। ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आप सीक्वेंस कहते हो। अगर मैं सिक्स्थ ईयर भी तुमसे पूछ लूं, तुम बता सकते हो। तो एक सीक्वेंस क्या है, एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, जिसमें तुम अगला नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो प्रीवियस किसी के बेस पे। ठीक है। तो सीक्वेंसेस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं बात करूं, देखो 1 2 4, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे 5 का गैप। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 1 का गैप था, 2 का गैप था, 3 का गैप था, 4 का गैप, 5 का गैप, अगला क्या होगा, 22 होगा। तो तुम प्रोड्यूस कर पाए। करेक्ट। तुम एक लाइन से चीजें चल रही थी, तुम उसमें एक नंबर को प्रोड्यूस कर पाए, लेकिन इसमें कोई ऐसा फिक्स डिफरेंस नहीं है। तो प्रोग्रेशन आर द स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस, जो दो टाइप के होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बस यही है और कुछ ज्यादा नहीं है। However, this type of sequence which is countable number of terms is called finite sequence, और जो infinite होता है उसमें आप काउंट नहीं कर सकते। बेसिक सी बात है। The various numbers occurring in the sequence are called terms and denoted by a1 a2 a3। जितने भी आप इस सीक्वेंसेस में नंबर देख रहे हो, इन्हीं को हम बोलते हैं a1 a2 a3। पोजीशन 1 से शुरू होता है इसीलिए a1 बोलते हैं। कई जगह पे ये t1 t2 t3 भी होता है। सो जो भी नोटेशन आपको अच्छी लगे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। और जो आखिरी पोजीशन या किसी भी पोजीशन पे आपको डिफाइन करना हो तो उसको हम an से करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय an। any nth term is denoted by an। this is what it is sequence। फिर सीरीज क्या होता है, जो आपने सीक्वेंसेस लिए हैं उनके बीच में प्लस साइन लगा दिया तो सीरीज बन जाती है। तो सीरीज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस विद अ प्लस साइन। तो अगर मैं मान लू लिख देता ऐसा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये क्या है, ये एक सीरीज कहलाएगी। ये लेकिन सम नहीं है। आप इसको ये नहीं बोलोगे कि 2 प्लस 3 5 10 14, ये 14 नहीं बोलोगे। अगर आपको 14 बोलना है तो उसको बोलना पड़ेगा द सम ऑफ द सीरीज। तो दिस पैटर्न, दिस थिंग रिटन लाइक दिस इज अ सीरीज। इसके टर्म सीक्वेंस के हैं और इनका जो फाइनल आंसर आता है, दिस इज सम ऑफ द सीरीज। तो ये डिफरेंस होता है सीरीज में, सम ऑफ सीरीज में और सीक्वेंसेस में। आई होप अगर आपको ये बात अभी तक नहीं पता थी तो यहां से तो क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बात करते हैं पहले अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, सीक्वेंस जिसमें हम अगला टर्म प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रीवियस के बेस पे, या एक्चुअल में कोई भी पॉइंट पे टर्म को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी आपको टर्म्स देते हैं, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स एंड इमीडिएट प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज द सेम। कोई भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होना चाहिए। मतलब इसका डिफरेंस a4 a3 एंड सो ऑन, इन सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए, तब हम उसको कह सकते हैं ये एपी में है। और ये जो डिफरेंस होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस या कांस्टेंट डिफरेंस भी कहते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस ही जनरली कहते हैं। और जो पहला टर्म है, दिस इज नोन एज द फर्स्ट टर्म। दिस इज नोन एज द फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं एक एपी लिखने की कोशिश करूंगा, तो आई कैन राइट एन एपी। देखो
एपी कैसे लिखी जा सकती है? आई कैन राइट इन एपी, पहला टर्म ए है, उसमें अगला टर्म a प्लस डी, फिर अगला टर्म a प्लस टू डी, फिर अगला टर्म a प्लस थ्री डी। तो ऐसे हम AP लिख सकते हैं, पहला टर्म जिसमें a था, फिर a प्लस डी, डी ऐड कर दिया, इसमें फिर डी ऐड कर दिया, इसमें फिर डी ऐड कर दिया। दोनों में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तुम ले लोगे, डिफरेंस हमेशा डी रहता है। यही होता है AP, और इतनी ही आपको बात इसमें समझनी भी है। अब इसके कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, लेकिन फॉर्मुले से पहले हम इसको समझते हैं। nth टर्म ऑफ AP हर एक चीज है, प्रॉपर्टीज हैं, nth टर्म में विल गेट एवरीथिंग, हर एक चीज में तुमको बताऊंगा कि कैसे आपको फाइंड आउट करनी है। लेकिन अभी समझते हैं, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose nth टर्म इज गिवन एज दिस। ये nth टर्म का मतलब क्या होता है? मान लो मैं लिखता हूं an is equals to n, तो आप अगर a1 लिखोगे तो इधर भी n की जगह पे 1 रखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे तो 2 लिखा, a3 लिखा तो 3 लिखा, करेक्ट? तो whatever you put here you have to put here, जो लेफ्ट में रखेंगे वही राइट में अपन को रखना है। तो इससे हमको ना सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं पहले पार्ट की यहाँ पे बात करूं, पहले पार्ट को आप देखोगे, an जो था वो था 2n plus 5, तो जैसे मैंने वो एक्सप्लेन किया वैसे यहाँ पे भी होगा। अगर हम a1 की बात करेंगे तो 2 into 1 plus 5 which is 7। फिर अगर मैं a2 की बात करूंगा तो 2 into 2 plus 5, ये 9 हो जाएगा। इसी तरीके से हमको कितने टर्म्स चाहिए थे? 3 टर्म्स चाहिए थे। तो a3 की बात करेंगे तो 2 into 3 plus 5, ये हो जाएगा आपका 11। तो I have to write the sequence as 7, 9 and 11। This is how you have to do it। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? जो हम n में लेफ्ट में रख रहे हैं वही अपन को n में राइट में रखना है। उसके बाद 3 minus 4n है। अगला टर्म क्या, अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट है 3 minus 4n। तो इफ यू पुट a1 तो 3 minus 4 मिलेगा which is just -1। अगर आप a2 रखोगे तो 3 minus 4 into 2 मिलेगा which is minus का 5। और अगर आप a3 रखोगे तो 3 minus 4 into 3 मिलेगा which is minus का 9। तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क है, 1 2 3 रखना है, कोई भी दिक्कत नहीं। जब 1 रखोगे तो -2/4 आएगा, वो -1/2, इट्स फाइन, आराम से करो, होमवर्क है, कमेंट में आंसर जरूर बताना। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज पे। एपी की प्रॉपर्टीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर हम इसको स्किप कर देते हैं, तो आज स्किप नहीं करेंगे, समझेंगे। और जैसे आप एपी की प्रॉपर्टी समझते हो, आपका एमसीक्यू क्लियर हो जाते हैं आपको। If a constant is added to each term of an AP, the resulting sequence is also an AP with the same difference as the previous one। कहने का मतलब समझ में आया? मान लो मैं एक AP लिखता हूँ, 3 6 9 12 15, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था जिसमें हर एक टर्म में जो डिफरेंस था वो 3 का था। हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस है वो 3 3 का डिफरेंस है। अब मान लीजिए, ये क्या था, डिफरेंस मैं आपको दिखा रहा था। मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे सब में ना 7 को ऐड करके लिख देना, हर एक नंबर में मैं 7 ऐड कर देता हूँ। जब मैं 7 ऐड करूंगा ये 10 बन जाएगा, करेक्ट? ये 10 बनेगा, ये 13 बनेगा, इसमें 7 ऐड करोगे तो 16 बनेगा, इसमें 7 ऐड करोगे तो 19 बनेगा, इसमें 7 ऐड करोगे तो 22 बनेगा। अभी भी अगर तुम देखोगे तो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में जो डिफरेंस है या गैप है वो सिर्फ 3 3 का है, तो दैट इज द ओरिजिनल। तो कभी भी आप किसी भी एपी में कोई कांस्टेंट को ऐड करते हो, या फिर सेकंड प्रॉपर्टी बताऊंगा कि सब्ट्रैक्ट भी करते हो, तो कॉमन डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ता। इसके क्वेश्चन एमसीक्यू में ही आते हैं कि लेट्स से देयर इज एन एपी whose common difference is 5। If 28 is added to each of the terms of the AP, what will be the common difference? तो आंसर क्या होगा? आंसर will be 5। जो पहले इनिशियल भाई था वही फाइनल भी कॉमन डिफरेंस होगा, अगर आप टर्म्स के अंदर कोई भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको साथ में एक्सप्लेन कर दी, एडिशन की भी और सब्ट्रैक्शन की भी। Similarly, if each term of an AP is multiplied by a constant, the resulting sequence is also an AP। लेकिन इसके कॉमन डिफरेंस पे फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है फिर समझते हैं। मान लो मैं एक AP लिखता हूं 2 5 8 11 एंड 14, इन सब में ना 3 3 का डिफरेंस है। हर अभी भी इसमें 3 3 का डिफरेंस लेके चल रहा हूं, 3 3 3 और 3 3 3 का डिफरेंस था। अब मैं कह रहा हूं हर एक टर्म को, एवरी सिंगल टर्म आई कैन सी हियर, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 4। हर एक टर्म को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 8 4 जा 32, 11 4 जा 44, 14 4 जा 56, करेक्ट? अब देखो भाई यहां पे कितना डिफरेंस है, 12 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 12 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 12 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 12 का। अभी भी डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब अगर वो एपी था ये भी एपी रहेगा, समझ में आता है। लेकिन अगर इसका डिफरेंस डी था, देखो अगर इसका डिफरेंस डी था और आप इसको के से मल्टीप्लाई, इसको क्या बोलते हो, के, दिस नंबर नोन एज के, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो ये, तो जो न्यू कॉमन डिफरेंस होगा, तो न्यू कॉमन डिफरेंस होगा, कमोड नहीं भाई, कॉमन डिफरेंस, जो न्यू कॉमन डिफरेंस होगा दैट विल बी
k टाइम्स जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है इनटू द ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस, तो kd आपका यहाँ पे कॉमन नया डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई भाई, चमके एकदम। फिर आते प्रॉपर्टी 4 पे। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय द नॉन जीरो कांस्टेंट द रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो एन एपी, इन दिस केस द कॉमन डिफरेंस इन यूपी विल बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन के साथ था वही डिवीजन के साथ है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत हद तक डिफरेंट नहीं होते ना, तो व्हाटएवर द डिफरेंस इन द ओरिजिनल उसका डिवीजन कर दोगे आप, ठीक है। जो यहाँ पे किया एक्चुअली मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, k टाइम्स मल्टीप्लाई डिवाइड, जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड कर रहे हो उसी पे आता है। फिर आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। एक सीक्वेंस इज एन एपी इफ इट्स nth टर्म इज एन यूनिक लीनियर एक्सप्रेशन an plus b, in such cases the coefficient of n is the always the common difference। ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने। जब भी आपको ऐसा कुछ मिलता है जैसे कि nth टर्म इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं pn plus q लिख देता हूँ जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये हमेशा एक एपी फॉर्म करेगा। दिस विल ऑलवेज बी एन एपी बिकॉज n की जो पावर है वो 1, n की जो पावर है वो मैक्सिमम 1 होगी, तो ये हमेशा एक एपी का फॉर्मेशन करेगा। अगर ये एक एपी का फॉर्मेशन बच्चों कर रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो p है, दिस p इज द कॉमन डिफरेंस। जो n के साथ नंबर लगा होता है दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस। बात समझे बच्चों, इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यही बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगर लीनियर फॉर्मेट में जो n के साथ कोफिशिएंट लगा है वही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। आई होप दिस इज क्लियर। एक फाइनाइट एपी अगर है देन सम ऑफ इट्स टर्म इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड ऑलवेज द सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसने ये बोला कि आप कैसी भी एपी ले लो, मान लो मैंने लिखा 3 5 7 9 11, ठीक है, वो लेते 13 ले लेते हैं। तो अगर आप इक्विडिस्टेंट स्टार्टिंग से एंड से, ये पहला टर्म था, एंड से ये पहला टर्म था, इनका सम करोगे तो 3 + 13 कितना आ गया 16। अगर आप सेकेंड टर्म लेफ्ट से ले रहे हो, सेकेंड टर्म राइट से ले रहे हो, इनका भी सम करोगे तब भी कितना मिलेगा 16। अगर आप इन दोनों टर्म्स को ले रहे हो तो 7 + 9 कितना मिलेगा वापस से 16। तो ये बस बोल रहा है इक्विडिस्टेंट अगर दोनों एंड से तुम टर्म्स लोगे हमेशा उसका सम सेम ही आएगा। आई होप क्लियर है, समझ में आ गया। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 7 पे आते हैं। इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल्स देन दे फॉर्म एन एपी। तो अगर मेरे पास बहुत सारे टर्म्स हैं a1 a2 a3 a4 5 6 सो ऑन इन एपी, हर मैं दूसरा टर्म ले लूं, मतलब कि मैंने कहा a1 लूंगा a3 लूंगा a5 लूंगा a7 लूंगा, ये भी एक एपी फॉर्म करेगा। अगर मैं a1 a4 और a7 भी लेता तब भी एपी फॉर्म करता। तो गैप जो होना चाहिए वो सेम है, दो का गैप दो का गैप। पहले में एक एक का गैप था, इसमें दो दो स्किप करके हम ले रहे हैं, तो वो जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 8, थ्री नंबर्स आर इन एपी इफ 2b इक्वल्स टू a plus b। ऐसा क्यों होता है इसको भी समझते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा होता क्यों है, जब हम एपी लिखते हैं a, b, c आर इन एपी, अगर ये एपी में इफ दे आर इन एपी देन इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई दो का कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस, मतलब कि b माइनस ए शुड बी इक्वल्स टू इनका डिफरेंस c माइनस b। अब b को तुम लेफ्ट में भेजोगे तो 2b हो जाएगा, a को तुम राइट में भेजोगे तो a प्लस c हो जाएगा। हेंस ये AP की कंडीशन है, बीच वाले का डबल विल ऑलवेज बी इक्वल टू आजू बाजू का सम। ठीक, इतना याद रखना, ये AP की नेसेसरी कंडीशन होती है। अगर तीन टर्म्स AP में है तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है AP को। आगे आते हैं, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सीक्वेंस द nth टर्म इज an, शो दैट इट इज नॉट एन एपी। बहुत आसान है प्रूव करना, अपन को तीन चाहिए बस। हमारे पास है 2n स्क्वायर प्लस 5, a1 ले लेते हैं। जब a1 लोगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 करोगे तुमको मिल जाएगा 7। जब तुमने a2 लिया तो तुमने लिखा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, 4 सॉरी 1 का हाँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 8 प्लस 5 13। अगर आप a3 लोगे तो तुमको मिलेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5, अब 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, तो यहाँ से 23 मिल गया। अब अगर तुम इसमें देखो जो डिफरेंस था वो 6 का था और इसमें जो डिफरेंस था 10 का था, तो तुम्हें लिखना है सिंस द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। बस इतना काम कर लो बेटा, इतना कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं आगे। फाइंड द नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इन द टू सीक्वेंस, सीक्वेंस डालना भूल गया सॉरी, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। अभी यहाँ पे टर्म्स हम बात कर रहे हैं,
सिलेक्शन ऑफ टर्म्स फर्स्ट सम। अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गई, लेट्स अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो हमने ये देख लिया nth टर्म कैसे निकालते हैं, लेकिन जनरल टर्म कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। nth टर्म मैंने बताया, लेकिन nth टर्म को कैलकुलेट कैसे करते हैं, दिया है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं दिया है तो क्या करोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगे nth टर्म की, इसको हम समझते हैं। तो दिस इज अबाउट दी nth टर्म। ऑल्दो मैंने आपको पहली स्लाइड में समझा दिया था, लेकिन उसको एक बार और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एपी में क्या होता है, आप a1 a2 a3 a4 ऐसे लिखते जाते हो, और ये nth टर्म तक लिखते हो। बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। a1 क्या होता है, मैं इसको स्मॉल a मान लेता हूं। अगला टर्म जो होता है उसमें कोई फिक्स्ड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आता है, तो उसको d ले लेते हैं। उसके बाद का भी सेम डिफरेंस होना चाहिए, तो a प्लस 2d हो जाता है। उसके बाद का a प्लस 3d हो जाता है, ये चलता रहता है। अब तुम ऑब्जर्व करो, जब a1 था तो d कितना था ही नहीं। अगर a2 था, d के पास कितना कोफिशिएंट है, 1 है। अगर a3 है, d के पास कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अगर a4 है तो d के पास कोफिशिएंट क्या है, 3 है। मतलब व्हाटएवर द पोजीशन इज, d के पास जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा उस पोजीशन से एक कम होगा, पोजीशन से एक कम। तो n अगर अपने पास है तो यहां पे क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा a प्लस n माइनस 1t। इसी को आप कहते हो nth टर्म या जनरल टर्म। nth टर्म ऑफ एन ap इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज इट। बस इतना आपको बात यहां पे समझनी थी। और यहां पे a क्या है, a है आपका पहला टर्म जो हमेशा दिया ही रहेगा, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता है, तो n क्या है, n इज द पोजीशन, जिस पोजीशन पे आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, दैट इज द पोजीशन नंबर। तो ये चार बातें याद रखना। चार क्यों, एक दो तीन चार, चारों बातें याद करो। टेक्निकली देखा जाए तो एक ही है। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। अब एंड बोल दिया, आगे से तो निकालना सिखाया ही नहीं हमसे, एंड बोल दिया। वन शॉट का यही तो मतलब होता है कि चीजों को थोड़ा सा जल्दी करने का, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। 10th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड दी, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड दी एंड, बस ये निकालना है। तो फाइंड द 10th टर्म। तो अपने को एपी दिख रही है 7 10 13 एंड सो ऑन टिल 130। आखिरी टर्म 130 है, बढ़िया है। इसमें जो a है वो है 7, जो d है वो है 3, तीन तीन का डिफरेंस दिख रहा है, 3 3, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो 7 एंड डिफरेंस इज 3। जब आपको ऐसा दिया और आपको 10th टर्म निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 की जगह जो भी पोजीशन आप निकालना चाहते हो। a का मतलब यहाँ पे 7 था, प्लस n माइनस 1 यानी कि 9 इंटू 3, 9 3 सा 27 प्लस 7 34। तो आपका आंसर जो आ जाएगा a10 दैट इज 34। ये 10th टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग। अब अगर मेरे से पूछा जाए 10th टर्म फ्रॉम द एंड, पीछे से बताओ, तो अगर आगे से देखेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म nth टर्म, बात समझ में? व्हाट इफ मैं एपी पलट दूं, मतलब 130 127 124 डॉट 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 13 10 और 7, क्या डिफरेंट एपी है, बिल्कुल सेम एपी है लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर। अब अगर आप रिवर्स ऑर्डर में बात करो, जब मैं एंड से 10वां टर्म देख रहा हूं, जब मैं एंड से 10वां टर्म देख रहा हूं, तो मैं आगे से 10वां टर्म देख लेता हूं, क्या दिक्कत है। I can find 10th term from the beginning in this AP. 10th term from the end कैलकुलेट करने से बेटर क्या है, AP को पलट देंगे और 10th term from the beginning ही देख लेंगे। लेकिन बच्चों इसमें ना एक थोड़ा सा कैच है। अगर आप देखते हैं, हम फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला कोई रटवाना नहीं चाहता, इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऐसे कर लेना। और जब तुमने ऐसा किया तो आपका a भी चेंज हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और d भी चेंज हो जाएगा, d हो जाएगा -3। रिमेंबर दिस d एंड दिस d हैज अ नेगेटिव, मतलब इसमें तीन ऐड कर रहे थे, इसमें तीन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। उल्टा करने का मतलब ही होता है एडिशन से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से एडिशन, उल्टा हो जाता है। अब हमको क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो a10 फ्रॉम फॉर दिस AP 130 प्लस n माइनस 1 मतलब 9, n माइनस 1 9 इंटू d -3। तो 130 माइनस का 27, तो अगर आप 27 हटा दोगे तो 103 बचेगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। समझे बच्चा पार्टी? सो दिस इज इट एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड हम बढ़ते हैं अब अगले सवाल के ऊपर। If the numbers A, B, C, D form an AP, then value of A minus 4B plus 6C minus 4D plus E। बड़ा अनोखा सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे अनोखे क्वेश्चन के आंसर जनरली 0 या 1 में आ जाते हैं, सिमट जाते हैं, क्योंकि और कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। अब ये बोल रहे हैं कि A, B, C, D, E AP फॉर्म कर रहे हैं, तो वी राइट A, B, C,
डी और ई, ये एपी है। एपी में क्या होता है, हर दूसरा नंबर जो होता है पिछले में कुछ ऐड होके आता है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि चलो ठीक है मेरा पहला नंबर तो ए था, बिल्कुल था, लेकिन जो मेरा अगला नंबर है वो कुछ ऐड होके बना होगा ए में ही। तो क्या है ना राइट, इस बी को मैं स्प्लिट करके ऐसा लिख सकता हूं ना कि दिस इज ए प्लस के। के क्यों भाई, कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट है वो हमने ऐड कर दिया, तुम के की जगह कुछ और ले लो। फिर अगला वैल्यू क्या होगा, ए प्लस 2k, क्योंकि बी में कुछ ऐड करके सी बनाओगे तो एक और के मतलब के इनका जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। मैं डी क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि डी ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ, इसलिए मैं डी नहीं ले सकता। सब में डिफरेंस कांस्टेंट होता है। फिर अगला क्या होगा, a प्लस 3k, अगला क्या होगा a प्लस 4k, करेक्ट। ये आपको सारे के सारे टर्म्स मिल जाएंगे। द मोमेंट यू गेट ऑल द टर्म्स यू कैन फाइंड द आंसर टू दीस क्वेश्चंस। हमको बताना था a माइनस 4b प्लस 6c माइनस का 4d प्लस का e, ठीक है। एक तो ये लॉजिक है, एक लॉजिक और आप यहाँ पे यूज कर सकते थे कि भाई अगर ये फॉर्मेशन करते हैं तो बीच वाले के डबल आजू बाजू के सम के बराबर होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते थे, है ना। तो हम क्यों करना, वैसे हो जाएगा ऐसे ही काम। तो a को हम a लिखेंगे माइनस 4 इंटू बी को हम क्या लिखेंगे a प्लस के, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस के, प्लस 6 को c को क्या लिखेंगे a प्लस 2k, एक ही सिंगल वेरिएबल में करना था, माइनस 4 इंटू a प्लस 3k प्लस में a प्लस 5k, करेक्ट। सॉरी 4k नॉट 5k, 4k। हमने सबकी वैल्यू तुम्हारे सामने यहाँ पे लिख दी, सिंप्लीफाई करते हैं। a माइनस 4a माइनस 4k प्लस 6a प्लस 12k माइनस 4a माइनस 12k और प्लस का a और प्लस का 4k। अब देखो क्या क्या कटेगा, 4k से 4k कटेगा, 12k से 12k कटेगा, सारे k गायब हो गए। अब यहाँ पॉजिटिव a से पॉजिटिव, सॉरी एक सेकंड, सो वी हैव यहाँ पे देखो 6a माइनस 4a, 2a बचा, 2a पॉजिटिव का, 2a एंड a एंड a 4a, 4a माइनस 4a, मतलब इससे इसको काट देते तब भी आपको वही आंसर मिलता। हर चीज कट गई, यहां से सब कुछ कैंसिल आउट होके आंसर बच जाएगा 0। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0। सवाल बनता ही ऐसे है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर आते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी पे। कभी भी आपसे ये बोला जाए बेटा तीन तीन टर्म्स थे एपी के, तो उन तीन टर्म्स को एबीसी लेने के बजाय आपको ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, जस्ट टू ईज द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का प्रेशर आपके सर से थोड़ा सा कम हो जाता है तो परेशानी नहीं होती, वरना परेशान हो सकते हो। तो a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ये टर्म्स एपी के हो जाते हैं। इन सबका कॉमन डिफरेंस देखो डी टू डी, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। कॉमन डिफरेंस डी और टू डी, उससे फर्क क्या पड़ता है, आपको नहीं पड़ना चाहिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट द सीरीज रहना चाहिए, थ्रू आउट द सीक्वेंस रहना चाहिए। यहाँ पे भी है, अगर मैं इन दोनों को देखूंगा डिफरेंस डी था, इन दोनों को देखूंगा डिफरेंस डी था। लेकिन जब भी आपसे बोला जाए सपोज थ्री नंबर्स आर इन एपी, तो डोंट टेक एबीसी, टेक ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो हमने ये तीन टर्म्स लेने हैं। अगर चार टर्म्स है तो अपने को a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस डी। ऐसा क्यों करते हैं, जब इन सबको ऐड करोगे तो d अपने आप हट जाना चाहिए। एडिशन में चीजों को सिंप्लीफाई करना है, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो सब कुछ हट जाना चाहिए। जैसे इसको ऐड करोगे, इन सबका जो सम लोगे तो तुम्हें 3a मिल जाएगा, इस सबका सम लोगे तो तुम्हें 4a मिल जाएगा, इन सबका सम लोगे तो तुमको 5a। तो बस इसको याद रखना, दिस टेबल इज टू रिमेंबर। और कैसे याद करते हैं और क्यों याद करते हैं, इस पे क्वेश्चंस में ऑलरेडी फुल वीडियो में कवर कर चुका हूं, तो नहीं देखा तो जाके देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, सम ऑफ एन टर्म्स। जैसे मैंने बोला कि मैं एपी को ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस डी प्लस ए पहला टर्म था, इसमें मैं दूसरे टर्म को ऐड करूंगा ए प्लस डी, इसमें मैं दूसरे टर्म को ऐड करूंगा, तीसरे टर्म को ए प्लस 2d, इसमें मैं चौथे टर्म को ऐड करूंगा ए प्लस 3d। ये आई एम एडिंग ऑल द टर्म्स एंड आई विल ऐड ऑल द टर्म्स अंटिल आई रीच द nth टर्म, जिसको हम a प्लस एन माइनस 1d बोल रहे थे, यही था ना। तो इसको हम एक कैपिटल S के अंदर स्टोर करते हैं। अब तुम देखोगे ये जो a था n टाइम्स था, तो n टाइम्स ऑफ a लिख सकते हैं। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिराइव करना नहीं है, आपको चीजों को समझना है, ठीक है। चीजों को समझते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को समझते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट बताता हूँ, वैसे लॉन्ग वीडियो में मैं उस शॉर्टकट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो उसमें देख सकते हो। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इन सबको ऐड कर दूं, लेट्स से मैं सारे नंबर्स को ऐड कर दूं, 4 प्लस 5 इन सबको ऐड करूंगा तो 15 आएगा, ठीक है। इसका अगर मैं एवरेज ले लूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एवरेज कहाँ पे, यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था। तो कभी भी हम सम करते, जो एवरेज होता है, फॉर्मूला जो एवरेज का होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम अपॉन एन।
तो यहाँ पे जो सम होता है वो n इंटू दी एवरेज होता है। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ये किसके लिए वैलिड होता है? फॉर एपी। अगर आप एपी को ले रहे हो, एपी चल रही है, तो आप ऐसे लिख सकते हो जो सम है पूरा वो n इंटू दी एवरेज है एपी के लिए, ठीक है। तो सम हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा, व्हाट इज एवरेज? एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द सेकंड लास्ट टर्म। मतलब अगर देखोगे जो 3 एवरेज सबको ऐड करके आया वो इन दोनों टर्म्स को ऐड करके भी तो आ रहा था 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं एवरेज ले रहा हूँ, एवरेज ही लेना है, एपी में क्या होता है जब सम दोनों हर तरफ से सेम होता है, फ्रंट एंड से लेफ्ट एंड और लास्ट एंड से दोनों तरफ से अगर सम सेम है हमारा तो उनका एवरेज सम डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस ये तो पूरी चर्चा है, बहुत देर की चर्चा है, लेकिन मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि जो एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। उसमें मैंने n को मल्टीप्लाई किया, मुझे सम मिल गया। बस समझे? तो दिस इज वन फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज। सम इज इक्वल्स टू n बाय 2। प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट टर्म a, लास्ट टर्म को हम l लिखते हैं। l इज द लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d। अब अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखोगे तो तुमको मिलता है n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n minus 1 into t, and these two formulas you're going to use। ये दोनों फॉर्मूले को जनरली आप यूज करते हो। n is the number of terms। पिछले में जब हम जनरल टर्म पढ़ते हैं, nth टर्म पढ़ते हैं, तो हम n को पोजीशन नंबर बोलते हैं। यहाँ पे हम n को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। सो n इज द टोटल टर्म्स, n is the total number of terms, a is the first term and d is common difference, d is common difference। बस इतनी बातें आप याद करो और आपका कोई भी फॉर्मूले से आराम से आंसर किया, बहुत आराम से, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आपको ये बातें पता है यू कैन सिंप्लीफाई इट। हमारे पास इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक जहां पे आपको a की वैल्यू निकालनी होती है, दूसरी जहां पे आपको d की वैल्यू निकालनी होती है, तीसरी जहां पे आपको n की वैल्यू निकालनी होती है, और चौथी जहां पे आपको सम निकालना होता है। तो जितने वेरिएबल्स हैं उसमें आपको बातें कर सकते हैं इसमें, जैसा भी क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। अब इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? ऑब्वियसली मेरे पास पता है 1 2 3 4 और 100, तो लास्ट टर्म 100 होगा। जब मुझे लास्ट टर्म पता है तो मैं ये बताऊंगा ना कि भाई 100 टर्म्स का सम जो होगा दैट विल बी 100/2 ब्रैकेट में 1 प्लस लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 50 आएगा। तो आप यहाँ पे लिखना है 50 इंटू 101। 50 इंटू 101 करने के लिए अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको लिखना है देखो 5050, 50-50 हो गया, आंसर खत्म, है ना बच्चों? तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। सम ऑफ फर्स्ट मतलब 1 से लेके अगर 100 तक आप सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो 5050 आएगा। So, मैं इसमें वो फॉर्मूला भी लगा सकता था 2a plus n minus 1d, बट क्यों लगाना when I am going to reach the same place, right? How many terms of an EP are needed to give the sum 72? Explain the double answer। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं आपसे, कितने टर्म्स चाहिए कि 72 सम आ जाए। तो अपने को सवाल में दिया है कि देखो बच्चों सम हमको 72 बनाने का है। मेरा जो AP है वो है 17 15 13 सो ऑन। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो -2 का है। अगला टर्म माइनस द पहला टर्म। तो यहाँ पे निकालते कैसे? d इज द अगला टर्म माइनस द पहला टर्म, -2 डिफरेंस हो गया। पहला टर्म 17 है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे टोटल टर्म्स नहीं पता, मुझे वही निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे l पता नहीं है, लास्ट टर्म पता नहीं है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, n/2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d। दैट इज द बेस्ट फॉर्मूला आई कैन यूज। मुझे a पता है, मुझे d पता है, n नहीं पता, सम पता है। तो 72 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2 into 17 प्लस n minus 1 into d। d का मतलब यहाँ पे -2 से, ये आपने लिखा। जब आपने 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया, देखो मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसफर हो सकता है, 144 इज इक्वल्स टू n, और यहाँ पे आ जाएगा 34। जब माइनस करोगे तो माइनस का 2n मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 2 हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर दैट यू विल बी गेटिंग इज 1, इधर 144 है इक्वल्स टू n इनटू 34 प्लस 2 36 माइनस का 2n। अब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 36n माइनस का 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 144, सब कुछ लेफ्ट में भेज देते हैं, तो 2n स्क्वायर माइनस का 36n प्लस का 144 इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड, जब तक डिवाइड हो जाए, जितना आप क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है। 18 आ गया, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपने को रखना है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जब आप रखोगे तो n स्क्वायर
12 एंड 6 एंड 12 6 72 पॉजिटिव का था तो पॉजिटिव रखना है इक्वल्स टू 0। यहां से मिलेगा n माइनस 12, यहां से माइनस 6 कॉमन लेंगे n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब आप सबको क्वाड्रेटिक में अगर कोई दिक्कत है तो भाई यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, मिल जाएगा तुमको क्वाड्रेटिक का वीडियो भी। तो n की वैल्यू 6 एंड 12 आई, ये दोनों ही मेरे आंसर आएंगे। बाय टू आंसर्स। n की वैल्यू सर या तो 6 होगी या तो 12, दोनों कैसे हो सकती है? हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है। जब आप डिक्रीजिंग एपी करोगे, 6 टर्म्स मैंने ऐड किए, मतलब 17 15 13 11 ऐसे 6 टर्म्स ऐड किए, मुझे 72 मिल गया। लेकिन जब मैं और भी ऐड करता गया सम बढ़ता गया, लेकिन जब नेगेटिव टर्म्स आने लगे तो नेगेटिव माइनस भी तो होंगी वैल्यू। तो जब आप वैल्यूज माइनस भी करते रहोगे तो आपको एक पॉइंट आएगा कि 12 टर्म्स के बाद भी दोबारा से तुम्हें 72 सम मिलेगा। तो दिस डबल n is because of the negative terms, बस इतना आपको लिखना है। समझे बच्चा पार्टी? तो इस तरीके से ये हाउ मेनी टर्म्स वाला सवाल भी हमने कर डाला। The sum of three numbers on an AP is 24 and the product is 440। अब यहाँ पे जब ऐसे सवाल दिया रहेगा कि तीन टर्म्स का जो सम है, ऐसे तीन टर्म्स, वही जो मैंने चार्ट आपको दिखाया था, तो आपको बोलना है कि लेट द टर्म्स बी a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। आपको ऐसे टर्म्स को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, सम ऑफ थ्री टर्म्स इज 24, तो 24 हो जाएगा। अब डिजाइन ही इस तरीके से d से d कट गया, 3a की वैल्यू तुमको मिल जाएगी 24 और a की वैल्यू मिल जाएगी 8। अब ये फायदा क्या होगा? तो मेरे जो टर्म्स होंगे कुछ ऐसा दिखेगा, 8 माइनस डी, 8 माइनस डी, 8 प्लस डी, ऐसी तो दिखेगा, राइट? 8 माइनस डी, 8 एंड 8 प्लस डी, एंड इनका जो प्रोडक्ट है वो 440 है, मतलब कि 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी, इट हैज टू बी 440। अब अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूं यहाँ पे, तो 8 माइनस डी 8 प्लस डी ऐसे लिख सकता हूं, और यहाँ पे 440 से 8 को डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में था, करा जा सकता है बिल्कुल। कैलकुलेशन आप जितनी आसान बनाओ अपने लिए उतना अच्छा है। यहां से कैंसिल करोगे, 8 1 8, 5 एंड 5 55। तो यहां मिल जाएगा बच्चों 64 माइनस का डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55। 55 ही आएगा ना, 8 5 40, 8 5 40 है 55। तो बच्चों यहां से डी कितना मिलेगा अपन को? यहां पे अगर मैं 55 को माइनस करूंगा तो 9 मिल जाएगा। 64 माइनस 55 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो मेरे को डी जो होगा, मतलब डी स्क्वायर जो होगा वो 9 मिलेगा, और जो डी होगा वो 3 मिलेगा, और प्लस माइनस 3 मिलेगा। सिर्फ 3 नहीं, प्लस माइनस 3। और प्लस माइनस 3 का रोल क्या है कि भाई जब मैं यहाँ पे डी में प्लस 3 रखूंगा, इफ डी इज इक्वल्स टू 3, तो 8 माइनस ऑफ प्लस 3 5, 5 8 and 11, if d is equals to minus 3, तो 11 8 and 5। तो AP जो होती है, मतलब AP तो दोनों तरफ से एग्जिस्ट कर सकती है, तो आंसर आपके क्या होगा? दोनों ही आंसर होगा, एक मत लिख के आना, दोनों आंसर लिखना है। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आया बच्चा पार्टी? अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, लास्ट टर्म बताओ। लास्ट टर्म बताना है, लास्ट टर्म के लिए हमको n चाहिए। अब n पता है तो x निकल आएगा, सॉल्व फॉर x, हमको लास्ट टर्म बताना है, x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द लास्ट टर्म। तो उसके लिए हमको नंबर ऑफ टर्म्स बताने होंगे। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स? देखो डिफरेंस 3 3 का है ना, 3 3 का डिफरेंस है। जब भी 3 3 का डिफरेंस होगा, या फिर आपको सम पता है, तो आप ये बोल सकते हो सर जो लेफ्ट साइड में लिखा है ना, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है सर, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n थे, मुझे नहीं पता कितने, बट n थे, n/2 लिखेंगे, 2 टाइम्स इनटू द फर्स्ट टर्म व्हिच इज 1 प्लस n - 1 इनटू d, और d कितना था? 3 था। दैट्स इट, ऐसे तो लिखना था, इक्वल्स टू 590। अब मैं ये 2 को हटाना पसंद करता हूँ, ठीक है, आपकी कुछ और प्रेफरेंस हो सकती है, बट आई डोंट लाइक दिस 2, तो मैं उधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इधर n बचेगा, इधर बचेगा 2 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 590 का डबल। अब 590 का डबल इधर 8 5 10 to 1180, ठीक है। तो यहां सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 3 1, तो मेरे को मिल जाएगा 3n का स्क्वायर माइनस का 1, एक सेकंड, n भी होगा ना, ये n भी तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस में n, यस, 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू n माइनस n, और इधर आके माइनस 1180 इक्वल्स टू 0 आ जाए। अब अपन को ये सिंप्लीफाई करना है हमको, ठीक है। तो हम कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब ये जो सिंगल नंबर होता है आसान होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। फैक्टराइजेशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपको पता है 1180 इंटू 3 है, ये आपका फाइनल है नेगेटिव साइन के साथ, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आसपास के होने चाहिए। इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करोगे तो भाई 590 इंटू 2 इंटू 3 मिलेगा, तोड़ते जाना है, इसको तोड़ते जाना है। इसको हम 5 से तोड़ेंगे तो 1
1 8 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। इसको अभी 2 से फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से जाएगा तो 2 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 59 जाएगा। यस, 59 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। 2 2 जा 4 3 जा 12 5 60, तो ये आ जाएगा 59 इंटू 60। मेरे को फैक्टराइज करना आना चाहिए, अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अपने को मिलेगा 3n स्क्वायर माइनस का 60n प्लस 59n और माइनस का 1180 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं 3n को कॉमन लूंगा मुझे मिलेगा n माइनस 20, और अगर मैं 59n को कॉमन लूँ 59 को कॉमन लूंगा अगेन n माइनस 20 मिलेगा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3n प्लस 59 और यहाँ आ जाएगा n माइनस 20, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ से मेरे को दो आंसर मिलेंगे, 3n प्लस 59 इक्वल्स टू 0 और n इज इक्वल्स टू माइनस 59/3। क्या ये पॉसिबल है? क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शनल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अगर नहीं हो सकते तो आप ये कंफर्म, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आप कंफर्म कह सकते हो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 20। n कितना है? n 20 है, n इज इक्वल्स टू 20। अब अगर n 20 है तो मैं श्योर हूं कि मेरा nth टर्म कितना होगा? 20th टर्म। तो 20th टर्म इज जस्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d था 3, तो 1 प्लस 19 इंटू 3 57 प्लस 1 58, दिस इज द लास्ट टर्म, दिस इज माय 20th टर्म। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका आंसर भी बढ़िया तरीके से एकदम आ गया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझे बता सकते हैं। एपी के बारे में हमने बहुत सारी बात कर ली है, अभी और भी है, सम पे क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द 12th टर्म। तो आपको दो डिफरेंट एपीज दिए हैं, उनका जो सम है वो ये इस रेशियो में सम है, आपको बताना है उनके 12th टर्म का रेशियो। अब मान लीजिए एक सीरीज नंबर 1 थी, एक एपी 1 थी जिसका हम सम कर रहे हैं, उसमें टर्म्स है a1 कॉमा a1 प्लस d1 कॉमा a1 प्लस 2d1। तो हो क्या रहा है, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो d1 का है, फर्स्ट टर्म a1 है। सिमिलरली अगला जो होगा उसको हम a2 बोल सकते हैं, फिर a2 प्लस d2 बोल सकते हैं, प्लस a2 प्लस 2d2 बोल सकते हैं। मतलब इस तरीके से हर एक टर्म में क्या हो रहा है कि आपका d2 बढ़ता जा रहा है। पहला टर्म यहाँ पे a2 था, तो मैं ये कह सकता हूँ जो सम ऑफ फर्स्ट सीरीज का जो सम होगा दैट विल बी n/2, और नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, तो आप बोलोगे n/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू d1, दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग। उसके बाद आप यहाँ बोलोगे सम ऑफ टू टर्म्स इज n/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस में n माइनस 1 ऑफ d2। तो ये दो डिफरेंट सीरीज थी जिनका सम हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमको सम का एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया, उनका रेशियो दिया सवाल में, तो जब सवाल में रेशियो दिया हो इसको बड़े ध्यान से हमें करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमें 3n प्लस 8 7 प्लस 15 दिया था, तो ये दिया क्या था? ये दिया था s1 डिवाइडेड बाय s2, दिस इज हैज टू बी 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7n प्लस 15। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है रेशियो ऑफ द 12th टर्म, मतलब वी नीड टू फाइंड a1 का मतलब इसका 12th टर्म और a2 का 12th टर्म, दो डिफरेंट सीरीज थी, इनका दोनों का 12th टर्म, तो इट विल बी a1 प्लस 11 d1 और नीचे आ जाएगा 11 d2, बिकॉज यू नीड टू फाइंड दिस, करेक्ट। लेकिन जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है आप n में डायरेक्टली 12 या 11 नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर आपने 12 या 11 रखा तो आप मैच नहीं कर पाओगे चीजों को। तो व्हाट हैपेंस नाउ इज, इसको हम रखते हैं यहाँ पे, जो हमने वैल्यू निकाली है वी जस्ट पुट इट है, तो आपको मिलेगा n/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, ठीक है, डिवाइडेड बाय n/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस में n माइनस 1 और यहाँ पे d2। ये मैंने s1 s2 की वैल्यू लिख दी, और ये था 3n प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7n प्लस 15। ओके, यहाँ से n/2 में हटा सकता था। नाउ आई हैव 2a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू d1। अच्छा, ये nth टर्म हो जाता, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 2 आ रहा है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सो क्यों ना इस 2 को मैं बाहर ले लूं। जैसे मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे डिवीजन में 2 आ जाएगा एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। सेम मैं नीचे के साथ करूंगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो मुझे मिलेगा a2 प्लस n माइनस 1 d2 और यहाँ पे आ जाएगा 2।
करेक्ट, दिस इज इक्वल्स टू 3n प्लस 8 एंड यहाँ पे आएगा 7n प्लस 15। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस थिंग विल मिमिक, मुझे क्या चाहिए, आई व्हाट डू आई नीड, मुझे पता होना चाहिए स्टार्टिंग से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेशियो ऑफ द 12th टर्म। तो मुझे फाइंड आउट करना है a1 प्लस 11d1 और यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है a2 प्लस 11d2। सो मेरे पास d2 के साथ जो नंबर होना चाहिए 11, d1 के साथ जो नंबर होना चाहिए वो 11 होना चाहिए। और यहाँ पे भी कुछ सिमिलर सिनेरियो बन रहा है, मुझे इसको कंपेयर करना है उससे। क्यों करना है, ताकि मैं n की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊं। लेकिन होगा क्या, मुझे जो यहाँ पे n रखूंगा मुझे ये 11 होना चाहिए था, समझो यहाँ पे मुझे n रखना है ऐसा नंबर कि ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाए। इस पॉइंट पे मुझे n को ऐसा कुछ रखना है कि ये फॉर्मेट मुझे यहाँ पे दिखने लगे। सो व्हाट टू डू, अब देखो इसमें n-1 2 है d1 के साथ, तो मैं कह सकता हूं कि n-1 2 ये जो है वो 11 के बराबर है। सो n-1 22 के बराबर है। सो n की वैल्यू 23 के बराबर है। ये 23 हमको क्या बता रहा है, ये 23 का मतलब समझना बहुत जरूरी है बच्चों। ये 23 अपन को बता रहा है कि भाई यहाँ पे अगर तुमने 23 रखा तो 23 माइनस 1 22 बाई 2 11, तो ये बन जाएगा a1 प्लस 11d1। अब a1 प्लस 11d1 है क्या, दैट इज द 12th टर्म। तो 12th टर्म निकालने के लिए हमको ये रखना पड़ेगा। सो नाउ वी नो कि n हैज टू बी 23। जब आप n को 23 रखोगे, जब आप n को 23 रखोगे आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि आपको इस तरफ मिल जाएगा a1 प्लस 23 माइनस 1 2 nt2 डिवाइड बाई 2 11d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस 11d2। क्योंकि आपने 23 लेफ्ट में रखा है, आपको 23 राइट में भी रखना है। तो 3 इंटू 23 प्लस 8 और 7 इंटू 23 प्लस 15 ना सिंप्लीफाइड। इसके बाद यहाँ पे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं बोलूंगा कि भाई ये 12th टर्म है पहली सीरीज का, ये 12th टर्म है पहली सीरीज का और वो दूसरा सीरीज का 12th टर्म है, तो बी सीरीज बोल दें। मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, नाम आपको देना पता और समझ में आना चाहिए क्या आप लिख रहे हो। 12th टर्म ऑफ द फर्स्ट सीरीज, 12th टर्म ऑफ द सेकंड सीरीज, 12th टर्म ऑफ द फर्स्ट सीरीज, 12th टर्म ऑफ द सेकंड सीरीज। अब इस पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम। तो वी हैव 3 into 23 69 प्लस 8 77 डिवाइडेड बाई 7 into 23, 7 3s are 21, 7 2s are 14 to 161, 161 and 15, 161 and 15 is 6, 161 15 176। तो ये वैल्यू मिल रही है। अब अगर कैंसिल आउट होती है तो कर लो, आई गेस हो भी रही है, 11 से कट रहा है। अब 11 से कैंसिल आउट करोगे इसको तो 11 से कटने के बाद ये 7 आएगा और ये 1 और 16 आएगा। सो फाइनल आंसर इज 7/16 एंड हेंस दिस क्वेश्चन इज डन। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर बहुत देखने को मिलते हैं। कैसे करना है अब तुमको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। ओके, क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट होता है अरिथमेटिक मीन का। सो अरिथमेटिक मीन आते आते हम लोगों ने आधा सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट कर लिया। तो सीक्वेंस सीरीज में अरिथमेटिक मीन का क्या रोल है, अरिथमेटिक मीन एक्चुअली होता क्या है, ये वही होता है जो आप एवरेज पढ़ो, दिस इज एक्चुअली द एवरेज। ठीक है, तो अगर मैं मेरे पास मानो दो क्वांटिटीज है ए बी, ठीक है, ए एंड बी, तो अगर मैं इसका a प्लस बी बाई 2 कर दूंगा तो मुझे ये अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। मेरे पास तीन क्वांटिटीज है ए बी सी, या चलो डी भी बोलते हैं या ई भी बोलते हैं, जितनी क्वांटिटीज आपको लेनी है, इनका जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 5। तो अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट द एवरेज सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज। रिमेंबर दिस डेफिनेशन, ये हमारे लिए आगे बहुत अभी काम आएगी जब हम एएमजीएम का एक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन इस तरीके से होता है। अब आते हैं जीपी पे। अरिथमेटिक मीन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जीपी को समझते हैं। और अरिथमेटिक मीन के बारे में आपको डिटेल में और ज्यादा पढ़ना है तो फुल वीडियो आपके पास अवेलेबल है, जाके आप उसको देख सकते हो। जीपी क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ जीपी कैसे निकालते हो, जीपी होता क्या है। देखो अरिथमेटिक एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ये देखा था, अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आ रहा था। जीपी में क्या होता है, जो अगला टर्म होता है वो पिछले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आता है और उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। इसके टर्म्स कुछ ऐसे दिखते हैं, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर का क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे चलता जाता है और कुछ लास्ट टर्म भी होगा। अब यही जनरल टर्म कहलाता है, इसको आप ए आर की पावर n-1 बोलते हो। तो यू हैव टू रिमेंबर इट सॉर्ट ऑफ, कि इसका जो nth टर्म होता है दैट इज सिमिलरली ए आर की पावर n-1। बस इतना याद रखना आपको, ठीक है, बस इतना याद रख लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ए आर ऐसा क्यों करते हैं, देखो ये पहला टर्म, इसको मैं a1 बोल सकता हूँ, इसको a2 बोल सकता हूँ, इसको a3 बोल सकता हूँ, इसी से लॉजिक समझ में आ जाएगा।
A1 जब था r कितना था, r की पावर 0 थी। A2 जब था r की पावर 1 थी। A3 जब था r की पावर 2 थी। मतलब जो भी जिस पोजीशन पे भी आप हो उस पे r की पावर 1 लेस देन है। तो आप जब nth टर्म an पे पहुंचोगे तो उसमें भी तो r की पावर 1 लेस होगी जिस भी पोजीशन के ऊपर आप बैठे हो। तो ये जनरल टर्म का सिंपल सा फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट एज इट इज। और अगर आप पीछे से कैलकुलेट करने जाओगे तो लास्ट टर्म पहला टर्म हो जाएगा और r 1/r हो जाएगा। अब सिंपल से क्वेश्चंस कुछ हम करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। Find the 10th and the nth term of the GP 2, 4, 8, 16. अब 2, 4, 8, 16 so on. यहां से हमको कॉमन रेशियो निकालना है। अगर कॉमन रेशियो अभी तक समझ नहीं है तो होता क्या है, कॉमन रेशियो इज जस्ट r की वैल्यू एंड दिस इज an अपॉन a ऑफ n-1। कहने का मतलब क्या है, अगर आप a2 by a1 कर दो या आप a3 by a2 कर दो या आप a4 by a3 कर दो, वट एवर यू डू, बाद वाला टर्म डिवाइडेड बाय पहला वाला टर्म विल गिव यू द कॉमन रेशियो। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब रेशियो सेम रहता है, इसीलिए कॉमन रेशियो कहते हैं। यहाँ पे a जो है वो फर्स्ट टर्म है, r जो है वो कॉमन रेशियो है, एंड जो n है वो पोजीशन नंबर है। n इज जस्ट द पोजीशन वैल्यू, जिस भी पोजीशन पे आपको निकालना है यहाँ पे। ओके, तो जनरल टर्म्स का ये सीन होता है। उसके बाद 2, 4, 8, 16 ये कुछ चल रहा है। यहाँ पे जो पहला टर्म है यानी a की वैल्यू वो 2 है और r कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2, ये भी 2 है, दोनों के दोनों 2 हैं। तो सवाल बड़ा आसान सा बन जाता है। आपको इन्होंने बोला आप a10 निकाल के दिखाओ। a10 के लिए आप बोलोगे सर ये तो ar की पावर 9 होगा, बिल्कुल, क्योंकि जो भी यहाँ पे बेस में लिखा है उसमें एक पावर कम हो जाती है। तो आप लिखोगे 2 इंटू r यानी 2 की पावर 9 और ये बन जाएगा 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 होता है 1024। इसके बाद आपसे बोला nth टर्म बताना है। nth टर्म का मतलब an बताना है। सो an होता है ar की पावर n-1। तो आपको एज इट इज लिखना भी था 2 इंटू 2 की पावर n-1। अब देखो दोनों बेस सेम है और इधर पावर 1 थी उधर n-1 थी, तो आप ऐड करोगे तो 2 की पावर n हो जाएगा। जिस भी पोजीशन पे आप हो उसको 2 की पावर लगा दो, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये होता है nth टर्म निकालने का तरीका फॉर अ सिंपल जीपी। अब कुछ सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जानना होता है, जैसे हमने एपी में समझा था कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए बी सी हम उसको a माइनस बी, ए और a प्लस डी लेते थे। अब यहाँ पे क्या होता है, 3 टर्म्स हैं तो हम उसको a बाय आर, ए और ए आर लेते हैं, क्योंकि इन सबका प्रोडक्ट जो होता है वो आपको एक सिंगल वैल्यू मिलता है, आर आर कट जाता है। एपी में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं इसलिए माइनस प्लस लेते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लेते हैं तो ज्यादातर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब डिवीजन और मल्टीप्लाई करते हैं। आप देख सकते हो ये सिमिलर ही है, जितना आप डी में डी का कोफिशिएंट होता था यहाँ पे वो आर की पावर है, वैसे ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यू कैन सी, वॉच एंड इफ यू वांट एन एक्सप्लेनेशन आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। If the third term of a GP is 12, find the product of its first 5 terms. अब सोचो, जब आपको सिर्फ तीसरा टर्म ही दिया और कुछ पता ही नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका है, जो 5 टर्म्स हैं उसको हम कैसे ले लें, लेट द 5 टर्म्स, ये जो 5 टर्म्स हैं लेट द 5 टर्म्स बी a बाय आर स्क्वायर, a बाय आर, a, ए आर और ए आर स्क्वायर। इससे होगा क्या, आपको 5 टर्म्स मिल गए। अब 5 टर्म जो मिले हैं बच्चों, इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इफ आई मल्टीप्लाई देम तो r कट जाएगा। देखो मल्टीप्लाई एवरीथिंग, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, r से r कट गया, a बचेगा। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स, this will be equal to what, it will be equal to a by r square into a by r into a into ar into ar square। r से r कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, आपको मिल जाएगा a की पावर 5। अब a की पावर 5 तो पता चल गया, बट a है क्या, आपको देखो दिया हुआ है कि जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 12, मतलब कि दिस गाय इज इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है ना, पहला दूसरा तीसरा एक की बात पता है तुमको। देयरफॉर ये बन जाएगा 12 की पावर 5। सिंपलीफाई करना है करो, नहीं करना यही छोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है एंड यू आर डन। होपफुली समझ में आ गया। तो ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अब देखो जीपी में जो सम निकलता है वो दो तरीके का निकलता है, n टर्म्स का भी निकलता है और इनफिनाइट टर्म्स का भी निकलता है, दोनों ही आपको समझाया जाएगा। n टर्म्स ऑफ जीपी का जो सम होगा वो कैसे निकलता है। अब मान लीजिए आप सम लिखते हो तो सम ऑफ n टर्म्स लिखते हो, इसमें a होता है, अगला टर्म इसमें ar होता है, फिर ar स्क्वायर होता है, फिर ar का क्यूब होता है,
फिर ए आर की पावर 4 होती है, ऐसे चलता जाता है। फिर लास्ट में क्या होगा, ए आर की पावर n माइनस 1 होगा, क्योंकि हमारे पास अगर n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म में n माइनस 1 ही होता है और कुछ नहीं। बात समझे बच्चों? ये तो क्लियर हो गया। ये सम ऑफ n टर्म्स है, तो हम इसको जनरली क्या बोलते हैं, उसको s बोलते हैं। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। बट व्हाट इफ इसको सिंप्लीफाई कैसे करो, तुम a कॉमन ले लोगे, तब भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो देखो तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि जो डेरिवेशन फॉर्मूला आता है वो आता कहां से। फॉर्मूला इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। दिस गाय हियर इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब सेम इक्वेशन 1 को मैं r से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा तो ar मिलेगा। ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब देखो आर जिसके पास नहीं था उसके पास एक एक आर बढ़ता जा रहा है, ए आर का क्यूब हो जाएगा, ए आर की पावर 4 हो जाएगी, ए आर की पावर 5 हो जाएगी, यहाँ पे चलता चला जाएगा, और यहाँ पे ए आर की पावर n माइनस 1 थी तो n हो जाएगी। Isn't it? ये हो गया इक्वेशन 2। अब बच्चों जितने टर्म्स ऊपर थे उतने ही टर्म्स नीचे हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि ये इसको मैं थोड़ा सा आगे खिसका के ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेप उसको आगे खिसकाया। ये सिर्फ डेरिवेशन है कि आता कैसे फॉर्मूला, और मैंने माइनस किया हर जगह माइनस। जब मैंने माइनस किया हर जगह मैंने माइनस किया, तो देखो इधर तो मैं जीरो लिख सकता हूँ, कुछ नहीं था तो मैं जीरो लिख सकता हूँ, बट ये माइनस 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 माइनस, इधर कुछ नहीं था तो मैं जीरो लिख सकता हूँ। तो जहां पे जीरो नहीं था उधर जीरो लगा दिया। जीरो ऐड सब्ट्रैक्ट का कोई दिक्कत नहीं होता। अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को मिल जाएगा s माइनस आर एस इक्वल्स टू a माइनस जीरो इज a, ए आर माइनस ए आर गायब हो जाएगा, ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर क्यूब ए आर पावर 4, ये सब गायब हो जाएगा। एंड ये सब ये आएगा कि ये भी टर्म कहीं ना कहीं होगा, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास लास्ट टर्म बचेगा ये, तो माइनस में ए आर की पावर n। लेफ्ट हैंड साइड में मैं अगर s को कॉमन ले लूं मुझे 1 माइनस आर मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में अगर मैं a को कॉमन ले लूं मुझे 1 माइनस आर की पावर n मिल जाएगा। तो यहां से जो s का डेरिवेशन आता है वो आता है 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। दिस इज सम ऑफ आर टर्म मतलब n टर्म्स। ठीक है, ये है टोटल सम ऑफ n टर्म्स। जीपी का जो सम का फॉर्मूला होता है बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है। अब बच्चों ये भी अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। व्हाट इफ मैं ऊपर नीचे माइनस साइन को कॉमन ले लूं, ले सकता हूं ना, मतलब या फिर ऐसे सोचो, इंस्टेड ऑफ subtracting equation 2 from equation 1, अब subtract equation 1 from equation 2, तो क्या होगा, माइनस साइन कैसा है, माइनस साइन रिवर्स हो जाता है। कहने का मतलब this thing can also be written as sum of n terms as a r की पावर n minus 1 divided by r minus 1। तो they are exactly the same thing, कुछ भी अलग नहीं है। तो जो मैंने इधर लेफ्ट में लिखा है वही मैंने उधर राइट में लिखा है, इट्स जस्ट डिफरेंट तरीके से लिखा है। दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों से क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। करना कब, कौन सा यूज करना है, जब भी r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी यार इसको यूज कर लेना, r की वैल्यू 1 से छोटी या फ्रैक्शन में होगी तो इसको यूज करना, वो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, वरना यू कैन ऑलवेज यूज दिस थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स समझ में आ गया। फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स फॉर द फॉलोइंग जीपी। पहला पार्ट दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में बोला गया देखो भाई आपको कॉमन रेशियो निकालना था, वो 3 है, ये भी 3 है ना, 3 3 चलता रहेगा। तो इसका जो पहला टर्म है वो भी 3 है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो भी 3 है। हमको पहले n टर्म्स के लिए निकाल लेना है। तो जो इसमें सम ऑफ n टर्म्स आएगा बच्चों वो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर n माइनस में नीचे 3 माइनस 1 आ जाएगा, इजंट इट, कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स एज 3/2 ब्रैकेट में 3 की पावर n माइनस में 1। और अगर सम ऑफ 10 टर्म्स बोलते हो तो क्या आ जाता, 3/2 3 की पावर 10 माइनस में 1, एंड दैट इज योर आंसर। भाई 3 की पावर 10 सॉल्व करो ना करो तुम्हारे ऊपर है। ये आपका फाइनल आंसर n टर्म्स का और 10 टर्म्स का। सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने अभी पीछे बताया उसको आपको लिखना था। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 1 माइनस 3 9 माइनस 27। भाई इसको माइनस 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। जब आप नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी तो अगला नंबर मिल रहा है। तो आपका कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है, माइनस 3 है। जब कॉमन रेशियो ही माइनस 3 है तो मेरे को r को माइनस 3 ले लेना है और a को मुझे 1 ले लेना है। ठीक है, a को मुझे 1 ले लेना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, डिपेंड्स ऑन यू, तुम पे पूरा कंप्लीटली डिपेंड करता है तुमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मुझे n टर्म्स के निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स होता है फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में जो भी कॉमन रेशियो है उसकी पावर n माइनस में 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 माइनस 1। सो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1/4 ब्रैकेट में -3 की पावर n माइनस में 1, ऐसे लिख देना। ये n टर्म्स है यार, बट सवाल में n नहीं बोला था, सवाल में p टर्म्स बोला था, तो आपको p लिख देना था उस जगह पे। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब मुझे चाहिए था सम ऑफ 8 टर्म्स, 8 टर्म्स है ना, यस। तो आपका आंसर आएगा माइनस का 1/4
माइनस 3 की पावर 8 माइनस 1 एंड यू जस्ट सिंप्लीफाई एंड पुट इन द वैल्यूज, आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट सॉल्विंग द सम के क्वेश्चन। इसका एक टाइप और होता है जहां पे आपको सम दिया होता है और बताने कितने नंबर ऑफ टर्म्स लगे ये सम को बनाने में। नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिमिलर लॉजिक, फॉर्मूला वही सेम यूज करना है। यहाँ पे आपका जो पहला टर्म है वो 32 है, जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 है इस बार, क्योंकि इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैसे निकालते हैं, अगला टर्म डिवाइडेड बाय पहला टर्म है ना, दूसरा डिवाइड बाय पहला, तो 1/2 आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। कितने टर्म्स ऐसे ऐड करा जाए कि जो सम हो वो 63 3/4 बन जाए, बढ़िया। अब 63 3/4 बनाने के लिए हमको कितने टर्म्स चाहिए, तो सम ऑफ n टर्म्स एज गिवन एज 63 3/4। अब इसको पहले तो आप क्या करोगे, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसको इम्प्रॉपर में करोगे, 4 3 12 प्लस 1 5 15, 4 6 24, 24 प्लस 1 25, 255/4, ठीक है, 255/4 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 63 15 3, सही है, 63 3/4, राइट। दिस विल बी द सम ऑफ n टर्म्स। और सम ऑफ n टर्म्स का जो बच्चों फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, फर्स्ट टर्म a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे r छोटा है तो मैं ऐसे लिखना प्रेफर करता हूँ, r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। इससे फायदा ये होता है, भी देखना क्या होता है, यहाँ पे तो आ जाएगा 255/4 इज इक्वल्स टू पहला टर्म 32 था, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 की पावर n आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, करेक्ट। समझे बच्चों कैसे ही आया। उसके बाद आगे हम देखो सिंप्लीफाई जब करेंगे इसको तो क्या मिलेगा अपने को, इसको सिंप्लीफाई करने पे इधर तो लेफ्ट में 255/4 ही लिख लेते हैं इक्वल्स टू 32, और ब्रैकेट के अंदर 2 की पावर n माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n आ जाएगा। सिर्फ हमने क्या किया, अभी न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस 1/2 1/2 होगा, तो ये जो 1/2 होगा ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, इनटू 2 ऊपर चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में 1/2 आया वो ऊपर चला गया, इनटू 2 कर लिया। तो नाउ सिंप्लीफाई, इसको नीचे भेज देते हैं, तो हमको मिल जाएगा 255 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 4 256 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। अब तुम्हें लगेगा सर ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, हो जाएगा, परेशान ना हो, आपको हिट एंड ट्राई भी नहीं करना, करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर तुम n को सीधा सीधा 8 रख दोगे तुम्हारा क्वेश्चन खत्म है, n दिख रहा है 8 है, अगर 2 की पावर याद है तुमको पता है ये 8 है, लेकिन तुम्हारी संतुष्टि के लिए इसको मैं पूरा सिंप्लीफाई करके तुम्हें दिखाता हूँ। 256 इसको अलग अलग करेंगे तो 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n, तो मुझे उसको ऐसे चीज छोड़ देना चाहिए था, खैर। तो इसको इधर भेजेंगे उसको उधर भेजेंगे, तो 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 255 डिवाइडेड बाय 256। तो आपको यहां से मिल जाएगा, ये स्टेप इररिलेवेंट था, यहीं पे छोड़ के यहां से हम सीधा यहां पे आ सकते थे, फालतू ये किया, बट ठीक है, जो हो गया छोड़ो उसको। 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1/256, करेक्ट, बराबर मैच कर लो। तो यहां से मिलेगा भाई 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 256, और इस 256 को हम बोलते हैं 2 की पावर 8। दिस इंप्लाइज कि n हो गया 8, खत्म, दैट इज द आंसर। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपको सम का ही फॉर्मूला यूज करना है, आराम से आपका निकल जाएगा। तो दिस वाज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुड क्वेश्चन जो जरूरी था। Next is the sum of three consecutive terms of GP is 26 and their product is 216. Find the common ratio and the number of terms. जब ये तीन consecutive terms GP के दिए हो तो let the terms be, आपको यहीं से शुरू करना है, let the terms be, कौन से terms होंगे भैया आपने पास, A by R, A and AR, ठीक है, and according to the question A by R into A into AR is 216, देखो दिया है प्रोडक्ट इज 216, तीनों का जो प्रोडक्ट करोगे 216 है, यहाँ से आर कट जाएगा, A का क्यूब मिल जाएगा 216, यानी कि A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। दिस वाज इंपॉर्टेंट क्योंकि A की बार में मुझे एक ही इक्वेशन से फर्स्ट मतलब मिडिल टर्म मिल गया, A इज द मिडिल टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं है मिडिल टर्म, ठीक है, तो A की वैल्यू 6 हो गई। ना हमारे जो टर्म्स थे वो कैसे दिखेंगे, हमारे टर्म्स ऐसे दिखेंगे 6/r 6 and 6r, करेक्ट, ऐसे कुछ दिखेगा। एंड बोला गया है कि जो इनका सम है, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स जीपी इज 26, तो 6/r प्लस 6 प्लस 6r इज इक्वल्स टू 26। अब यहां से 6/r प्लस 6r इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगा,
तो आई कैन से भाई 6 प्लस 6r² इज इक्वल्स टू 20r। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3r², इसको इधर लाएंगे माइनस का 10r, 2 से डिवाइड करके 3 ही बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो 3r² माइनस में 9r माइनस का r 10r बन गया, और 9 1 जा 9 माइनस 1 माइनस 9 प्लस 9 और 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3r को कॉमन लेंगे, r माइनस 3 आएगा, फिर माइनस 1 को कॉमन लेंगे, r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो r माइनस 3 हो गया एंड 3r माइनस 1 हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या पता चलता है अपने को? इससे ये पता चलता है कि r की जो वैल्यू है वो 3 है और 1/3 है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। दोनों पॉसिबिलिटी क्यों है सर? बिल्कुल बताते हैं। हमने जो अज्यूम किया था वो ये क्वेश्चन हमारा था a/r, a and ar, तो कुछ इस तरीके से बना। सो व्हेन r is equals to 3, अगर आप r को 3 लोगे तो ये बन जाएगा 6/3, 6 and 6 into 3 which is equals to 2, 6 and 18, एक GPA बन गया। और when r is equals to 1/3, तो 6 upon 1/3, इधर 18, इधर 6 और इधर 2 आ जाएगा, तो ये भी एक GP है, ये भी एक GP है, एंड दैट इज द आंसर। दोनों ही आंसर है, दोनों ही सही आंसर है, ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है जिसमें आप कोई भी यहाँ पे चूज कर सकते थे। So that's for this question। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, which is not this one, ही तो हो गया। Find the sum of the sequence। This is very very juicy question, क्योंकि भाई हर बार आता ही आता है, तो जो चीज आती है हम उसको क्यों छोड़े, करना है ना वो तो। जो चीज पता है कि आएगी ही आएगी, तो अपने को तो वो करना ही करना है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो कैसे करना है? फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पहले एक लिखना है s, s इज इक्वल्स टू 4 प्लस 44 प्लस 444, बहुत बढ़िया, चलता जाएगा n टर्म्स के लिए, ठीक है, चल रहा है, बहुत बढ़िया। क्यों ना मैं इसमें 4 को कॉमन ले लूं, जब मैंने 4 कॉमन लिया मुझे मिलेगा 1, बढ़िया, प्लस 11 प्लस 111 प्लस अगला टर्म 1111 होगा, एंड ऐसा चलता जाएगा, जितने भी टर्म्स मेरे पास है n टर्म्स है तो n टर्म्स के लिए चलेगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसका एक ट्रिक होता है, ये आपने कर लिया, ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो ट्रिक है वो यही है कि आपको अंदर 9 मल्टीप्लाई करना और 9 से बाहर डिवाइड करना, ताकि क्वेश्चन चेंज ना हो, ठीक है। मतलब बच्चों, मेरे पास अगर लिखा है कि 44 है, ठीक है, तो 44 में मैं अगर 4 into 11 लिखूंगा तो कोई गलती नहीं, लेकिन अगर मैं इसको 4 into 99 लिख दूंगा तो बहुत गलत है, लेकिन बैलेंस करने के लिए मैं 9 से डिवाइड भी कर दूंगा, तो ये तीनों क्वांटिटीज एग्जैक्टली सेम है अगर तुम देखो तो, करेक्ट, ऑल थ्री क्वांटिटीज आर सेम, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, बाहर 4/9 मिलेगा, जो 9 में मल्टीप्लाई करूंगा सब में मल्टीप्लाई होगा, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स, मुझे n टर्म्स यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। अब आगे देखो बच्चों, तो मेरे पास 4/9 था, उसको नहीं बदल सकता मैं, लेकिन इसको 9 को बदल सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 10 - 1, बहुत अच्छा। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 1, 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर माइनस 1, ये 1000 - 1 तो 10 का क्यूब माइनस 1, ये 10,000 तो 10 की पावर 4 माइनस 1। अब तुम समझ गए होगे मैं किस दिशा में इसको ले जा रहा हूँ, मुझे n टर्म्स के लिए काम कर लेना था। तो अब मैं इसको अलग अलग करूंगा, मेरे को मिलेगा 4/9, यहाँ पे मिलेगा 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब एंड सो ऑन। अब भाई देखो 10 की पावर 1 थी, आखिरी टर्म क्या होगा, आखिरी टर्म हो जाएगा, चलो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, n टर्म्स लिख लेते हैं, अभी आपको समझा दूंगा, कोई फर्क आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। n टर्म्स प्लस में या माइनस में, माइनस क्यों लिखूंगा, क्योंकि सब में -1 था, 1 + 1 + 1 + 1 n टर्म्स, इसके भी n टर्म्स, दोनों के ही n टर्म्स थे अपने पास, तो ये जीपी है। अब जब जीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो जीपी में क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म, जो भी कॉमन रेशियो है 10 की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय 10 - 1, करेक्ट, बिल्कुल भाई सही बात है। और माइनस में क्योंकि ये 1 n टाइम्स है, 1 को तुम 5 बार ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, 1 को 10 बार ऐड करोगे 10 हो जाएगा, 1 को तुम n बार ऐड करोगे तो n हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का n। तो वी हैव रीच्ड टिल दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो जाती हैं। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इधर, आजा भाई इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन देखो, तो ये आ जाएगा बच्चों 4/9 ब्रैकेट में 10/9, क्यों 9, क्योंकि 10 - 1 9 होता है, ऊपर आ जाएगा 10 की पावर n - 1, और ये है माइनस में, यू कैन लीव इट राइट हियर,
और अगर ज्यादा आपको सॉल्व करने की चुल मची है तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे सॉल्व करेंगे समझो। यहाँ पे मैं 9 को एलसीएम लेके बाहर 81 कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 9 होगा और कुछ होगा नहीं। तो आपको मिल जाएगा 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 माइनस में 9n। लो भाई, ये करने का कोई सेंस था नहीं था, ये छोड़ दो, ऊपर इसके छोड़ सकते हो आपसे। यहाँ से मैंने 9 को एलसीएम लिया और 9 बाहर ले लिया, जस्ट टू गिव इट अ गुड आइडिया। So this is my final answer and this is how you should go about solving these questions. इसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम, जीपी पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज 114 मिलियन एट प्रेजेंट। इफ द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10% पर ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 5 years? तो बच्चों अगर आज 114 मिलियन है, 114 मिलियन, तो 114 हम लिख देते हैं मिलियंस, जो भी आंसर आएगा मिलियंस में आएगा, ठीक, जो भी आंसर आएगा मिलियंस में होगा। 114 मिलियन है, जो कॉमन रेशियो है वो 10% का इंक्रीज है। मतलब अगर आज मेरे पास 100 रुपए, अगले साल मेरे पास 110 रुपए होंगे, फिर अगले साल मेरे पास 121 रुपए होंगे, 120 नहीं 121 रुपए, बिकॉज 10% ऑफ वट एवर वॉज ऑन द प्रीवियस ईयर। तो 10% का यहाँ मतलब क्या होता है 1.1। हमेशा याद रखना 10% इंक्रीज का मतलब क्या होता है 1.1। आपको मिल जाएगा क्या पॉपुलेशन growing at the rate of this, what will be the population of the country in 5 years? So they have asked you 5 साल बाद क्या होगा, सम नहीं पूछा, 5 साल बाद का पॉपुलेशन पूछा, तो आप लिखोगे AR की पावर 4 हो जाएगा। A कितना है 114 है और R कितना है 1.1 की पावर 4। अब बच्चों कर लो इसको सिंप्लीफाई, जो भी आंसर है वो तुम्हारा पॉपुलेशन हो जाएगा इन मिलियन। छोटा सा सवाल था। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से भी तुम कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है ना, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100 रेज टू द पावर n। ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे किया, तो जीपी का ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, ये अमाउंट है। तो दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 पे। A manufacturer reckons that the value of a machine which cost him rupees 56,200 will depreciate each year by 20%. Find the estimated value at the end of 3 years. 3 साल बाद उस मशीन की क्या कीमत रह जाएगी? अब 3 साल बाद का मतलब क्या है, n यहाँ पे 3 है। आज की डेट में 56,000 स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं वो है 56,200। अब बच्चों 3 साल बाद का मतलब क्या है, A1, A2, A3 एंड A4। ये जो है वो एक्चुअली में अगर A1 है, दिस इज द स्टार्टिंग, जब मैं मशीन खरीद रहा हूं, जब मैं मशीन खरीद रहा हूं तो एक बार कीमत गिरी, 2 बार कीमत गिरी एंड 3 बार कीमत। 3 साल कैसे हुए, ये 1 ईयर कंप्लीट हुआ, ये 2 ईयर कंप्लीट हुआ और यहाँ पे 3 ईयर कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आपको A3 नहीं निकालना था, आपको A4 निकालना था। सवाल की बारीकियों को अगर समझ जाओगे तो सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। Find the estimated value at the end of the 3 year, not at the beginning. If they ask you कि at the beginning of 3 year क्या होता, मतलब 2 साल के एंड, यहाँ की A3 निकालते। लेकिन they've asked you what will be at the end of the 3 year, मतलब 4th ईयर की स्टार्टिंग में क्या होगा, तो 4th ईयर की स्टार्टिंग में आपका ये हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो एट द एंड का नहीं था, स्टार्टिंग जो उसको कॉस्ट पड़ रही है वो है, हमको A4 निकालना है। तो n यहाँ पे 4 होगा, n की वैल्यू 4 है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेप्रिशिएट 20%। 20% का मतलब क्या है, आज मेरे पास 100 रुपए हैं, अगले साल 80 होंगे, उसके अगले साल सिर्फ 80 का 20% कम होगा। 80 का 20% 16 होता है, यानी कि 64 हो जाएगा। तो 180 64, नॉट 60, 64। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो A आपको पता है 56,200, मुझे निकालना है A4। A4 कितना आ जाएगा 56,200 इंटू R। R इज 0.8, मतलब whatever was today उसका 0.8 हो जाएगा। कितनी बार, 3, क्योंकि हम n-1 लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, हम n-1 लिखते हैं, दैट्स द रीजन ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर, इनफिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम सम लिखते हैं और एकदम मदहोश हो जाते हैं, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब, ये तो भाई चलता चलता है, अखला चलता है, इन्फिनिटली चला जाता है। अब अपने को पता है, देखो बहुत सिंपल सा भाई तुम्हें कंसेप्ट बताता हूँ, आगे क्या इसके, आजा भाई, ठीक है, बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर मैं तुमसे बोलूं भाई 1 2 4 8 16, तुम देख रहे हो ये एक जीपी है, इंक्रीज हो रही है, और अगर मैं इसको इन्फिनिटी तक ले जाऊंगा, इसका आंसर भी जो आएगा वो इन्फिनिटी होगा। अगर तुम कोई भी इंक्रीजिंग जीपी या फिर डिक्रीजिंग जीपी इन्फिनिटी तक ले जाते हो तो आंसर इन्फिनिटी ही होगा। तो अपने को क्या करना है, इस सवाल में जो सम आता है, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको याद ये रखना है, जो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस r, दैट्स इट। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स का। लेकिन कैच ये है
कि इसमें जो r की वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए और -1 से बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपकी वैल्यू इससे 1 से बड़ी हुई तो वो इंफिनिटी जाएगा, -1 से बड़ी छोटी हुई तो माइनस इंफिनिटी जाएगा सम, लेकिन इनके बीच में हुई तो एक जगह कन्वर्ज हो जाएगी, ये कन्वर्जिंग सीरीज बन जाती है कि एक फाइनल आंसर आ ही जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी देखते हैं, समझते हैं, तुम्हें आएगा समझ में। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मान लो तुमने शुरू किया 1 से, फिर हाफ कर दिया, फिर 1/4 कर दिया, फिर 1/8 कर दिया, ये चलता गया इंफिनिटी तक। इसका तुम्हें सम निकालना है। अब तुम जब सम निकालोगे तुम देखोगे सर 1 + 1/2 तो 1.5 हो गया, प्लस 1/4 तो 1.75 हो गया। अब बहुत छोटा, ये नंबर जितना तुम लेते जाओगे उतना छोटा होता जाएगा, मतलब कन्वर्ज हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस द कॉमन रेशियो 1/2 था, तो 1/1/2, तो आंसर इज 2। इट कन्वर्जेस, दिस सीरीज कन्वर्जेस, इसका सम जो होगा वो 2 को एक्सीड कभी भी नहीं करेगा। दैट्स द फॉर्मूला, होल थिंग। आर कॉमन रेशियो है, ए फर्स्ट टर्म में जो आप कर रहे थे वही यहाँ पे भी करना है। अब पहले पार्ट में हमें देखना है कि हो क्या रहा है, 10 - 8 6 एंड 4। अब सोचो कैसे निकलेगा इसका कॉमन रेशियो, बड़ा आराम से निकलेगा। अगर हम कॉमन रेशियो निकालना चाहें तो पहले तो जीपी उसको होना जरूरी है। तो अपने पास देखो 10 है, -8 और ये 6.4 है, 6.4 नहीं है, 6.4 है। तो आपका जो कॉमन रेशियो आएगा वो आएगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म। कितना आ जाएगा, -8 - 4/5। इसको भी करोगे तो -4/5 ही आएगा, ठीक है। तो -4/5 तुमको मिल जाएगा आर। पहला टर्म कितना था, 10 था। सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स निकालना था, क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस और कॉमन रेशियो 4/5। सिंप्लीफाइड 10 डिवाइडेड बाय 1 + 4/5, यहाँ पे आ जाएगा 10/9/5। तो फाइनल आंसर इज 50 डिवाइडेड बाय 9 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद एक जनरलाइज वे में क्या, ABR BR3 AR⁴ BR⁴ अब सोचोगे सर इसमें तो बड़ा डिफरेंट है। हाँ है, क्योंकि आपको इसका सम जरूर निकालना है, लेकिन ये दो सीरीज को कंसीडर कर सकते हो। मतलब कि आपको ये दिया हुआ A + BR + AR² + BR3, तो जिसकी आंखें खुली वो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएगा, जिसकी नहीं खुली वो बैठा रह जाएगा। A + AR² + AR3, ये अपना इनफिनाइट सीरीज अलग चलेगा, और प्लस में BR + BR² + BR3, ये अपना इनफिनाइट अलग चलेगा। समझे बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे ये इंफिनिटी सीरीज है, तो पहला टर्म A था और कॉमन रेशियो R था, यानी कि 1 - R, प्लस में यहाँ पे पहला टर्म BR था और कॉमन रेशियो R था, तो 1 - R। तो फाइनल आंसर जो बच्चों यहाँ से आएगा वो आ जाएगा A + BR डिवाइडेड बाय 1 - R, दैट इज द आंसर। कितना आसान था बताओ, दो इनफिनाइट सीरीज को बस साथ में जोड़ना था, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स ना हो तो क्या मजा, बिना वर्ड प्रॉब्लम्स के किया तो क्या किया। तो वर्ड प्रॉब्लम्स सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज, खुद सॉल्व करना है, देन सॉल्यूशन देखना है। बिना सॉल्व के सॉल्यूशन देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब सब्सटेंस इनिशियली वेइंग 64 ग्राम्स इज डिकेइंग एट अ रेट आफ्टर 8 आवर्स। 64 ग्राम्स इनिशियल उसका है, is decaying at a rate of such that 8 hours there are 32 grams remaining, in another 4 hours there are only 16 grams left, and after 2 more hours only 8 grams left. Okay, how much time passes before none of the substance remains? मतलब कि ऐसा करना है कि ये सब्सटेंस ही खत्म हो जाए, और कितना टाइम बाद होगा, कितना टाइम पास हो गया होगा। अब टाइम का टोटल निकालना है, मतलब मेरी जो सीरीज बनेगी वो टाइम की सीरीज है, ना कि ग्राम की। 64 ग्राम से वो तो कभी वैसे होगा ही नहीं। रेट आफ्टर 8 आवर्स, पहला 8 घंटे में आधा हो गया, 32 ग्राम्स हो गया, फिर अनदर 4 घंटे में फिर आधा हो गया। मतलब तुम देख रहे हो हर बार आधा हो जा रहा है, हाफ लाइफ है इसकी बेसिकली। 8 + 4 + 2 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये सारा सामान ये सब खत्म ही होता ही नहीं है, ये जो सामान है कभी नहीं खत्म होता, लेकिन एक कन्वर्जेंस फैक्टर आ जाएगा। वो कन्वर्जेंस वैल्यू क्या होगी, वही आपको कैलकुलेट करनी थी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको निकालना है सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स, पहला टर्म डिवाइडेड बाय 1 - 1/2। सम क्वेश्चन 8 डिवाइडेड बाय 1/2, आंसर आ जाएगा 16 आवर्स। तो जो टोटल टाइम लगेगा वो 16 घंटे लगेंगे टू एवरीथिंग गोज टू डस्ट, सब कुछ डिके हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ पे सिंपल सा बात समझना था जो मैंने समझा दिया। फिर आता है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अब मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं A एंड B, इसका जो ज्योमेट्रिक मीन आता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ AB। अब ज्योमेट्रिक मीन का काम क्या होता है, अगर इस ज्योमेट्रिक मीन को
मैं इधर बीच में लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक जीपी बन जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन को अगर मैं दो जिसका ज्योमेट्रिक मीन मैंने निकाला है उनके बीच में डाल दूं तो क्या बन जाएगा, वो जीपी बन जाएगा। इस तरीके से होता है भाई। तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि ठीक है पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तो पहला टर्म तीसरा टर्म हम बीच के निकाल सकते हैं। हम जितनी ज्योमेट्रिक मीन डालना चाहें उतनी डाल सकते हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन का लॉजिक समझ में आया। तो अगर आपके पास n टर्म्स है, मान लीजिए आपके पास है a1 a2 a3, मतलब जैसे जीपी में टर्म्स होते हैं आपके पास an टर्म्स हैं। अगर मैं आपसे इसका ज्योमेट्रिक मीन पूछूं तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर इन सबका प्रोडक्ट कर लेंगे, a1 a2 a3 डॉट 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 an, सबका प्रोडक्ट कर लिया और इस पूरे पे हम nth रूट लगा देंगे। दो टर्म्स थे इसीलिए स्क्वायर रूट था, तीन टर्म्स होते तो क्यूब रूट होता, चार टर्म्स होते तो फोर्थ रूट होता। तो ये है ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही है ज्योमेट्रिक मीन का। अभी हमें जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है ना, वो पढ़ना है कि एपी और एएम जीएम में रिलेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये है। अ रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम, इसका डेरिवेशन आपके में नहीं है, लेकिन दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम देखोगे अगर इस पे सवाल ना दें तो वो सवाल अधूरे हैं, वो पेपर अधूरा है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे एग्जाम जो होते हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन पे एएम जीएम पे सवाल बनता ही बनता है। ये क्या रिलेशन बताता है, ये बताता है कि किसी का भी जो अरिथमेटिक मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है देन ज्योमेट्रिक मीन के, और इक्वल टू तभी होते हैं जब सारे नंबर्स बराबर हो। नहीं समझ में आया, समझाता हूं। मान लीजिए आपने लिया 2 एंड कितना ले ले 2 and 18 ले लिया, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल ले सकते थे हम। अब अगर मैंने इसका एम निकाला अरिथमेटिक मीन, तो तुम बोलोगे सर 2 + 18 डिवाइडेड बाय 2, यस, तो आंसर आ जाएगा 10। ये इसका एम है। और अगर मैं इसका जीएम निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 18 और इसका स्क्वायर रूट लोगे ना तो √36 यानी कि 6। तो तुम देख रहे हो एग्जैक्टली ये एम हमेशा जीएम से बड़ा। तुम कैसा भी पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, डेसिमल है चलेगा, लेकिन पॉजिटिव और रियल होना जरूरी है। अब देखो अगर मैं नंबर को 4 4 ले लूं तो 4 and 4 ले लिया, तो 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2, am 4 हो गया, और 4 × 4 का स्क्वायर रूट ये gm भी 4 हो गया। तो am gm तभी बराबर होंगे जब रियल नंबर्स उनके बराबर, यानी कि आपको पता है कि a + b/2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। इसी का यूज करते हुए हम आगे के सवाल करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं a + b होल स्क्वायर से, a - b होल स्क्वायर से। प्रूफ कैसे करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे एंड सिंपलीफाई हो जाएगा। तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो, बट हमें प्रूफ करने की कोई खास जरूरत है नहीं। दिस इज डन, हो गया। If am and gm of two positive numbers x and y are 13 and 12 respectively, find the numbers। अब अपने को पता है, देखो सर am जो दिया है वो 13 दिया है। am कितना है, 13। am का मतलब क्या होता है, x + y डिवाइडेड बाय 2, ये 13 है। यानी कि so x + y की वैल्यू होगी वो 26 हो जाएगी। और gm जो दिया है वो 12 दिया है, मतलब कि √xy की जो वैल्यू होगी वो 12 हो जाएगी। और यू कैन से xy जो होगा 144 हो जाएगा, करेक्ट। ये हो जाएगा 144 और इसका सम जो है वो 26 है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्राई मेथड आपको पता है, 18 यहाँ पे वैल्यू रखनी है अप्रोक्सीमेटली करके, और यू कैन से कि सर यहाँ पे जो y है वो 144/x होगा, इधर रख दो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो मैं बस दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पुट इक्वेशन y को उसमें डाल देंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, x + 144/x इज इक्वल्स टू कितना, 26। ठीक है। और यू कैन ओपन योर आइज एंड सी फ्रॉम ऑब्जर्वेशन x, y इज इक्वल टू 18,8। x भी 18 हो सकता है, ऐसे फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इफ x इज इक्वल्स टू 18, y इज इक्वल्स टू 8, और x इक्वल्स टू 8 होगा तो y इज इक्वल्स टू 18 होगा। ये मैं बना के नहीं लिख रहा, मुझे सम दिख रहा है, मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है। अब मुझे 144 को मैं तोड़ूंगा, मैं 144 को ब्रेक करूंगा इन सच अ वे कि वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट बन जाए। 12 12 होता है, बट यहाँ पे इक्वल तो था नहीं, वरना 24 सम होता। तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने जो 16 9 भी होता है, बट 16 + 9 तो 25 होता है। मुझे ऐसे देखना था 26 पहुंचे। ओके, बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 30। इन्होंने बोला है अगर x आपका रियल नंबर है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3x + 3 की पावर 1 - x। अब इसको करने का तरीका, रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर की बात करना चाह रहे हैं हम। ये होगा 3 की पावर x + 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर x। ये आपको दिया है, ठीक है। प्रॉपर वे में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन जो दिया है वो इंपॉर्टेंट है।
थोड़ी देर के लिए मैं इसको मान लेता हूं a, इसको मान लेता हूं b, दिस होल थिंग इज a, दिस होल थिंग इज b, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया। नाउ वी नो कि जो am होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। कभी भी आपको पॉजिटिव रियल नंबर का शब्द दिखे और ये मिनिमम वैल्यू दिखे, आपको यही करना है, याद रखना, यही करना है, एक को b मान लो, तो इधर आ जाएगा बेटा 3 की पावर x प्लस में am क्या होता है a प्लस b बाई 2, तो 3/3 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट में 3 की पावर x इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर x, ऐसे ही तो लिखोगे, समझे बच्चा पार्टी, ऐसे लिखेंगे। यहां से क्या होगा, ये कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर प्लस में 3/3 की पावर x, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 2√3, वो √3 आएगा और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमको ना इसी की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। देखो ये नंबर जो है, जो हमने सवाल पूछा आपसे 3x 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x, ये जो वैल्यू है ये हमेशा बड़ी होगी 2√3 से, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3। अब इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√3, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ इज 2√3, क्योंकि भाई जब भी वैल्यू तुम x तुम कुछ भी रखो 1 2 3 4 0 कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, तो हमेशा आपको जो नंबर मिलेगा वो 2√3 से बड़ा ही मिलने वाला है, ठीक है, हमेशा 2√3 से बड़ा ही मिलेगा, एंड दैट इज फॉर श्योर। समझ में आ गया, बढ़े आगे। For positive real numbers a, b and c, if a plus b plus c is equals to 18, find the maximum value of a, b, c। पॉजिटिव रियल नंबर, ये है आपका कीवर्ड, ये है आपका कीवर्ड, ये पढ़ा तो आपको क्या लगाने का है, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। am 3 नंबर्स का है तो आप लिखेंगे a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a b एंड c। पता है इतना, बढ़िया। अब क्या करोगे, अब ये करोगे कि a प्लस b प्लस c तुमको सवाल में दिया 18 दिया है, तो हम लिखेंगे 18/3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a b c। हाँ जी, ऐसे लिखना है, ये 6 हो गया। अब हम क्यूब कर देंगे दोनों साइड, क्यूब कर सकते हो ना, इनइक्वालिटी में फर्क तो पड़ता नहीं है। जब आप क्यूब करोगे तुम 216 लिखोगे और ग्रेटर देन लिखोगे एबीसी, और इसको घुमा के अगर लिख दें तो ये बोल रहा है कि जो एबीसी होगा वो हमेशा 216 से छोटा होगा। 216 एबीसी से बड़ा होगा, मतलब क्या, एबीसी 216 से छोटा होगा। Therefore, the maximum value of और ये तब होगा जब ए बी सी सारे के सारे 6 हो जाएंगे। 6 प्लस 6 प्लस 6 18, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 216 है ना सर, समझ में आया बच्चों। सो बच्चों देखो आपके लिए ये था बढ़िया लास्ट क्वेश्चन, और इसी तरीके से मजे मजे में सीक्वेंस सीरीज भी समाप्त हो गया। तो इस वीडियो के लिए ना इतना ही रखते हैं, एंड सीक्वेंस सीरीज अगर आपको पसंद आए, वन शॉट सीरीज आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई कमेंट करके बताओ, और अगर टिके हुए तो सब्सक्राइब करके जाओ, रुक के इसकी बात की देरी। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और ऐप डाउनलोड करना है और आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।